नमस्कार। मैं सुनील कुमावत फ्यूचर व्हील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी उसका आज सेट 9 है। शुरुआत कर रहे होंगे आज एक और बेहतरीन क्लास के साथ। उम्मीद है जो सेट 8 तक की क्लासें हैं वो आपने देखी होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी। आइए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की आगे और फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डोडा बेटा, मुखूर्ती, महेंद्रगढ़, अनाईमुड़ी। चलिए देखते हैं। मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है कि कौन सा शिखर जो है वो दक्षिण भारत का, किसका, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है। यानी कि जब अपन साउथ इंडिया की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो साउथ इंडिया में कौन सा पीक जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी बात अपन कर रहे होंगे। सबसे पहले बात कर रहे होंगे अपन डोडा बेटा। इसके लिए हमारे को जो है सबसे पहले समझना होगा इंडिया का थोड़ा मैप। जब हम इंडिया के मैप की बात कर रहे होंगे तो इंडिया के मैप का यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इंडिया जब हम इसको बात करते हैं ये कौन सा है, ये जो है, और एक जो है ये वाला पार्ट आएगा पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाला, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं अपन इसको, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नीलगिरी। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे थे ये वाला जो है कौन सा घाट है, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। ये जो है ईस्टर्न घाट है यानी कि पूर्वी घाट है। ठीक है, क्या है ये, पूर्वी घाट है। और इन दोनों को मिलाने वाला जो माउंटेन है, पर्वत है, उसे हम बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट जो चोटी है, नीलगिरी पर्वत की जब हम हाईएस्ट चोटी की बात करते हैं तो वो है डोडा बेटा। मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है, डोडा बेटा है। और जब अपन डोडा बेटा की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। या आप जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट है। तो हम बात कर रहे थे जबकि किसकी, तो ये तो नीलगिरी की है। किसकी है, नीलगिरी की है। ऑप्शन जो है ये पूछा जा रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन क्या है, मुकुर्ती। ठीक है, तो इन्हीं नीलगिरी हिल्स में जो है एक हिल्स है, उसका नाम है मुकुर्ती। क्या नाम है, मुकुर्ती। और मुकुर्ती हिल्स के पास में जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, यहां पर है मुकुर्ती नेशनल पार्क। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और मुकुर्ती नेशनल पार्क भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुकुर्ती नेशनल पार्क में एक पशु के लिए ये जानी जाती है और उस पशु का नाम है नीलगिरी थार। क्या नाम है, नीलगिरी थार। तो आपको ये याद रखना है कि मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, मुकुर्ती हिल्स में। मुकुर्ती हिल्स जो है वो कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स में। कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स में है। और यहाँ पर जो है एक एक पशु पाया जाता है, उसका नाम है नीलगिरी थार। क्या नाम है, नीलगिरी थार। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, डोडा बेटा और मुखर्ती की। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे महेंद्रगढ़। जब हम यहाँ पर पूर्वी घाट में बात कर रहे होंगे उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट की बात कर रहे होंगे, यानी कि मेनली अपन बात कर रहे होंगे कहाँ की, उड़ीसा की। ठीक है, तो ओडिशा में जो है, ठीक है, जब अपन ओडिशा की बात कर रहे होंगे तो ओडिशा में जो है एक पर्वत है महेंद्रगिरी। ये उड़ीसा का सर्वोच्च पर्वत शिखर भी माना जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की बॉर्डर पर जो है कौन सा है, महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे किसकी, अनाईमुड़ी की। किसकी बात कर रहे होंगे, अनाईमुड़ी की। केरल में एक माउंटेन है जिसका नाम है अनाईमलाई। ठीक है, ठीक है, अन्नामलाई। क्या नाम है, अन्ना मलाई। और अनाईमलाई हिल्स जो है, इसका इसकी पीक जो है उसको, उसका नाम है क्या, अनाईमुड़ी। उसका नाम जो है वो है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी को क्या बोला जाता है, ये अनाईमुड़ी जो है वही क्या है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनाईमुड़ी। डी, अनाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरन आइलैंड की बात यहाँ पर की जा रही है। बेरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, मेरे प्यारे बच्चे काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बेरन आइलैंड जो है 2017 में जो है ये न्यूज में रहा था। ये इसलिए न्यूज में रहा था कि ये इंडिया का जो है एक एकमात्र यानी कि बोले तो वो जो है एक्टिव वोल्केनो है। अभी भी यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ठीक है, रेगुलर रूप से यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसकी लोकेशन पूछी जा रही है कि बेरन आइलैंड जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन बेरन आइलैंड की बात कर रहे होते हैं तो बेरन आइलैंड जो है, ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। किसका पार्ट है? बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। और यहाँ की यदि आगे आगे जाकर अपन बात करें तो ये म्यांमार का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? ये म्यांमार है। और म्यांमार के नीचे से यहाँ पर शुरू हो जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या शुरू हो जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहीं पर जो है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर जो है वो कौन सी लोकेशन स्थित है? यहाँ पर है बेरन द्वीप। क्या है? बेरन द्वीप। और बेरन द्वीप क्यों जाना जाता है? यह सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। यहाँ पर आज भी जो है वोल्केनो इरप्शन होता है। एक्टिव वोल्केनो, कौन सा वोल्केनो है? एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब जब हम मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये केरला का है और ये पार्ट जो है तमिलनाडु का है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम तमिलनाडु की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम तमिलनाडु की बात कर रहे होते हैं तो तमिलनाडु और म्यांमार, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। तो यहाँ पर बेरन द्वीप हो नहीं सकता। बेरन द्वीप की, बेरन आइलैंड की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये अरेबियन सी का है। किसका है? ये वाला पार्ट अरेबियन सागर का है, यानी कि अरब सागर का है। और ये बे ऑफ बंगाल का है। तो ये ठीक हो सकता है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में हम देखते हैं अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर तो ये वाला पार्ट है, ये नहीं हो सकता। अंडमान सागर की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब तो म्यांमार, म्यांमार के पास में ये वाला यहाँ पर पार्ट आता है। ठीक है, ये इंडोनेशिया का आ जाता है, इधर थाईलैंड का आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला पूरा पार्ट ये किसका आ जाएगा? यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड से पूर्व में जो है ये वाला पार्ट किसका आ जाएगा? ये इसको अपन बोलते हैं अंडमान सागर। क्या बोल रहे होंगे? अंडमान सी। तो ये वाला है अंडमान सी। तो यहाँ भी जो है बेरन आइलैंड सिचुएटेड नहीं है। ये मेनली कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है क्या आ रहा होगा अपना? बेरन आइलैंड। तो बेरन आइलैंड या राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, which two major rivers join together to form the river गंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी करती है? कौन सी? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है भागीरथी और मंदाकिनी। भागीरथी और मंदाकिनी। सेकंड है अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी और धौली गंगा। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है 2023 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपसे। जब हम बात कर रहे होंगे गंगा नदी की, ठीक है, तो गंगा नदी की जो है, एक तो जो है भागीरथी नदी के रूप में, ठीक है, यानी कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो किस नदी के रूप में होता है? भागीरथी नदी के रूप में होता है। और ऊपर से इसमें जो है आके कौन सी मिलती है? अलकनंदा। कौन सी मिलती है? अलकनंदा। और इस साइड से जो आती है वो कौन सी आती है? भागीरथी। कौन सी आती है? भागीरथी। ये दोनों नदियां आके यहाँ पर देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में आके इसका संगम होता है। और देवप्रयाग में आने के बाद में जो है किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यानी कि ये गंगा नदी। तो मेन जो है गंगा नदी वो किस रूप में? भागीरथी। क्या? भागीरथी, गंगोत्री हिमनद से। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर भागीरथी और मंदाकिनी। ठीक है, भागीरथी और मंदाकिनी। मेरे प्यारे बच्चे, भागीरथी मंदाकिनी जो है वो कभी भागीरथी से मिलती ही नहीं है। मंदाकिनी जो है वो आगे जाके जो है वो किससे मिलती है? वो मिलती है अपनी अलकनंदा से। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, जब जब जो है, तो भागीरथी यहाँ पर वैसे ही आप ऑप्शन को क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, भागीरथी किससे मिलती है? जब अलकनंदा से मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर एक प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी ये भी नहीं, हाँ अलकनंदा यहाँ पर ऑप्शन है, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये वाला पॉइंट अपन ले सकते हैं। और तो इससे गंगा नहीं बनती है।
ठीक है, इससे गंगा नदी नहीं बनती है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत, ये भी रॉन्ग हो जाता है। मंदाकिनी और धौली गंगा, किसकी बात की जा रही है, मंदाकिनी और धौली गंगा। मेरे प्यारे बच्चे धौली गंगा भी जो है सहायक नदी है अलकनंदा की, ठीक है, क्या है, अलकनंदा की सहायक नदी है दोनों, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, ये दोनों नदियां मिलकर जो है क्या बनाती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी यानी कि किस प्रकार की सोयल से बना होता है। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ विच सोयल, ब्लैक सोयल, ठीक है, लेटेराइट सोयल और एलुवियल सोयल। फोर्थ ऑप्शन है पीट या ऑर्गेनिक सोयल। मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन ब्लैक सोयल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ब्लैक सोयल की, तो ब्लैक सोयल जो है वो इंडिया में जो है कहाँ से, ये बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। किससे बनी होती है, बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। जब हम बात कर रहे होते हैं बेसाल्ट रॉक्स की, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, जब बेसाल्ट रॉक्स की बात कर रहे होते हैं, तो बेसाल्ट रॉक्स का जब क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। और बेसाल्ट रॉक्स जो है जितना भी मान लो गुजरात वाला पूरा एरिया आ गया, गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुजरात वाला, एमएच महाराष्ट्र वाला, कुछ पार्ट नॉर्थ में कर्नाटक वाला, और इधर वाला पार्ट कौन सा, एमपी वाला, कौन सा वाला पार्ट, एमपी वाला पार्ट। ये मेनली जो है ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से। किससे बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टान जो है वो कौन सी होती है, वो होती है इग्निशियस रॉक्स। कौन सी होती है, इग्निशियस रॉक्स, जिसको हम सामान्यतः बोल देते हैं आग्नेय चट्टाने। क्या बोल देते हैं, आग्नेय चट्टाने। यानी कि जो है वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा, और वोल्केनो इरप्शन जब, ठीक है, जब मैग्मा बाहर निकला होगा, लावा बना होगा, और लावा जो है वो ठंडा होकर जमा होगा, तो कौन सी चट्टाने बनी होगी, बेसाल्ट चट्टाने, ठीक है। अब बेसाल्ट चट्टाने क्या हो जाती है, जब नदियों के द्वारा या अन्य कारणों से जब इसका क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। तो अपक्षय से क्या बनती है, सोयल का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो ये मृदा कौन सी होती है, ये काली मृदा होती है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक याद रखने वाला एक और पॉइंट है, काली मृदा को हम कौन सी मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा। कौन सी मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये कौन कौन सी एरिया है, गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, ये मेन जो है ये ब्लैक सोयल वाले काली मृदा की ये क्षेत्र है। आपको ये याद रखना होगा, चाहे मूंगफली के प्रोडक्शन के लिए हो, पीनट के प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे हम बात कर रहे होंगे कॉटन के यानी कि कपास का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन, ठीक है, वो सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो कौन सी सोयल में होता है, वो होता है काली मृदा में, ठीक है। यानी कि मुख्य फसलें काली मृदा की कौन सी होगी, वो होगी कपास हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है मूंगफली का प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा वो कौन सी मृदा में होगा, वो होगा काली मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट मृदा। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लेटेराइट मृदा की बात कर रहे होते हैं, तो लेटेराइट मृदा जो है वो होगी जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो है वायुदाब क्या होगा, वायुदाब जो है प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो आसपास से हवाएं आएगी, हवाएं आएगी तो वर्षा होगी, हवाएं आएगी तो यहाँ पर क्या होगी, वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर जब हम बात कर रहे होंगे लेटेराइट मृदा की, किसकी बात कर रहे होंगे, लेटेराइट सॉइल की या लेटेराइट मृदा की बात कर रहे होते हैं, तो वह जो है वो कौन सी क्लाइमेट में होगा, वो होगी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होगा। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो ऐसी जगह होगा जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और वर्षा भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर दो शब्द लिख देता हूँ, यानी कि लेटेराइट मृदा कहाँ पर होगी, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ पर वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और तापमान यानी कि टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे एरिया में जो मृदा बनेगी, जिस सोयल का निर्माण होगा, उस सोयल का निर्माण यानी कि वर्षा की मात्रा ज़्यादा और तापमान की मात्रा ज़्यादा, तो ऐसी में जो है कौन सी मृदा बनेगी, लेटेराइट। कौन सी बनेगी, लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। इसका मतलब जो है आज का केरल की जब हम बात कर रहे होंगे, तमिलनाडु की बात कर रहे होंगे, और कर्नाटका की बात कर रहे होंगे, ठीक है, केरल, उसके बाद में कर्नाटक, और ये तमिलनाडु वाला एरिया और कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया, ये वाला पूरा जो एरिया है दक्षिण भारत का, क्या मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, दक्षिण भारत का जो एरिया है यहाँ पर क्या पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। क्या पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। और जब लेटेराइट मृदा की बात कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है काजू का उत्पादन यानी कि काजू वगैरह के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, या अपन बात करें कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानी जाएगी। जल नेक्स्ट है, और नेक्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल एलुवियल सोयल।
मेरे प्यारे बच्चे, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का ये वाला एरिया जहाँ पर जो है रिवर्स का सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर नदियाँ, गंगा नदी, क्या, गंगा नदी, यमुना नदी, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी का अपोहा क्षेत्र है। कुल मिलाकर उत्तर भारत के मैदान जो है, उत्तर भारत के मैदान जो है, यहाँ पर जो है नदियों के द्वारा अवसाद डिपोजिट किया जाता है, यानी कि नदियों के द्वारा अवसादों का जमाव किया जाता है। तो उससे जो मृदा बनती है वो कौन सी बनती है? एलुवियल सोयल। कौन सी बनती है मेरे प्यारे बच्चे? एलुवियल सोयल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? भारत के उत्तरी मैदान यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किस मृदा, किस सोइल के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मृदा। कौन सा होगा? जलोढ़ मृदा। अपन ये मृदा भी देख लेते हैं। पीट मृदा की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो पीट मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? जहां पर बहुत ज्यादा एरिड एरिया होगा, दलदली यानी कि झीलों के पास का एरिया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नमी होगी मृदा में, ठीक है, वो हमेशा दलदली रहेगा, ठीक है, वेटलैंड बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर जिस मृदा का निर्माण होता है वो कौन सी होगी? पीट मृदा। जब पीट मृदा लेते हैं तो ये केरल का एरिया, सुंदरवन का एरिया और बिहार का जब तराई वाला जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर किस मृदा का निर्माण होगा? पीट मृदा का। मेरे प्यारे बच्चे, इसको बहुत डिटेल में या थोड़ी क्लासेस आपको लेनी है, समझनी है, तो हमारे अभी, ठीक है, एसएससी फाउंडेशन की क्लासेस रनिंग है, ठीक है, उसकी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस वो क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वहाँ आके आप इस क्लास को ले सकते हो बिल्कुल जीरो से। ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या ज्योग्राफी या जीके जीएस याद नहीं होती, ठीक है, शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जाइए, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर और जाके वहाँ पर प्ले लिस्ट पर आप देखिए, ठीक, एसएससी सीजीएल या एसएससी फाउंडेशन कोर्सेज के नाम से, ठीक है, आपको क्लासेस मिलेगी थ्योरी, इसके साथ में वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। आगे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट? मेरे प्यारे बच्चे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कोल्डेस्ट प्लेनेट की, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कोल्डेस्ट प्लेनेट की बात की जा रही है, सबसे ठंडा प्लेनेट, ठीक है, यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है सेचुर्न, नेपच्यून, मार्स और यूरेनस। यूरेनस की जब हम बात करते हैं तो कोल्डेस्ट में आप इसमें लॉजिक से आप जो है इसका जवाब दे सकते हो, यानी कि जैसे जैसे सूर्य से दूर कोई ग्रह होगा, यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि सन से, सूर्य से जो दूर प्लेनेट होगा वो हमेशा क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो हमेशा क्या होगा? वो ठंडा होगा। और जैसे जैसे हम सूर्य के पास में आएंगे तो सबसे जो पास में होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल ईजी है, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है सूर्य से डिस्टेंस में रहेगा, तो यानी कि, तो मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ, ये मान लो ये बुध है, शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी। आपको ये पता है कि सूर्य से यदि बात करें तो सौरमंडल का तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद में मैं बात करूं तो ये मंगल ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद में आपको पता है ये बड़ा वाला जो है ये कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा है? ये शनि है, नेपच्यून है। और उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे अरुण की, और एक ग्रह जो है लास्ट वाला कौन सा है? वरुण। लास्ट वाला कौन सा है? वरुण, ठीक है, यानी कि लास्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? वो है वरुण। कौन सा है? वरुण। इसको अपन बोलते हैं अरुण, और एक क्या है? वरुण। क्या है? वरुण, यानी कि यूरेनस की बात कर रहे होंगे तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? राइट ऑप्शन लास्ट वाला होगा, ठीक है, यूरेनस। किसकी बात कर रहे होंगे अपन? यूरेनस की बात कर रहे होंगे। इनके लिए यदि अपन थोड़ा थोड़ा बात कर रहे होंगे, ठीक है, जब बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़े प्लेनेट की बात करते हैं तो वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। उसके बाद में जो है, और बृहस्पति जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये कौन सा है? अर्थ। ये मार्स, मंगल। ये वाला कौन सा है? ये है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। ये शनि। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं और बृहस्पति की बात करता हूँ, इन दोनों के चारों तरफ रिंग है। क्या है? रिंग है। एक वलय, एस्ट्रॉइड की संरचना बनी हुई है। किसकी संरचना बनी हुई है? एस्ट्रॉइड की संरचना बनी हुई है। इसलिए जो है जब हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, जब हम नेपच्यून की बात करते हैं तो इसे कौन सा बोलते हैं? इसे रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर अभी हमने जो है मिशन मंगलयान भेजा है। इसके अलावा नासा ने जो है
ठीक है, नासा ने प्रिजर्वेंस नाम से उसने भी एक मिशन भेजा है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह पर यह है कि अतीत में इसके ऊपर ये पाए गए हैं कि वहां पर जो है पानी की मात्रा वहां पर थी। ठीक है, इसके अलावा रेड ग्रह जब हम बोलते हैं, रेड प्लेनेट भी किसको बोलते हैं, रेड प्लेनेट जो है वो किसको बोलते हैं अपन, मंगल को। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड प्लेनेट किसको कहा गया है। ठीक है, तो रेड प्लेनेट जो है वो किसको कहा गया है, मंगल ग्रह को कहा गया है। ठीक है, यूरेनस के लिए आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, लास्ट के जो दोनों ग्रह है, ठीक है, जब अपन बात करते हैं अरुण की और वरुण की, तो यूरेनस, ये दोनों ग्रह यहाँ पर जो है मीथेन गैस ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस ज्यादा पाई जाने की वजह से जो है, ठीक है, इसका कलर जो है वो कैसा है, वो नीला है। ठीक है, दोनों ही ग्रह का जो कलर है वो कैसा पाया जाएगा, नीला पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे थे सेट 8 की, तो सेट 8 में एक बहुत डिटेल से हमने बात किया था असांतत्य, किसकी बात किया था, असांतत्य, डिसकॉन्टिन्यूटी की बात किया था। और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया था। मैं आज भी इसके बारे में बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की जो है, ज्योग्राफी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ एसएससी में ही नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मेंटल का ऊपरी भाग, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन जो फर्स्ट वाला जो लेयर आती है, ठीक है, एक लेयर को अपन क्या बोलते हैं, ऊपर वाली जो अर्थ की लेयर जो है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और क्रस्ट के बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है उसको हम बोलते हैं क्या, मेंटल बोलते हैं। और एक जो थर्ड नंबर की आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, 1 नंबर पर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, क्रस्ट है। 2 नंबर पर जो है वो क्या बोलते हैं, मेंटल। और 3 नंबर पर जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार पार्ट हो गया, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये पूरा ये अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की, मान लो ये वाला पार्ट अपन ने ले लिया, ये है क्रस्ट। ये वाला पार्ट किसका है, ये है क्रस्ट। इधर जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा मेंटल का, और नेक्स्ट है किसका, कोर का। किसका पार्ट आएगा, कोर का पार्ट आएगा। जब हम बात कर रहे होंगे क्रस्ट की, तो क्रस्ट को जो है कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। एक तो आता है अपर क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी ऊपरी क्रस्ट। एक आता है लोअर क्रस्ट, एक को अपन क्या बोल रहे होते हैं, लोअर क्रस्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, लोअर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और लोअर क्रस्ट, निचला क्रस्ट। उसके बाद में मेंटल को भी हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और नीचे वाला मेंटल यानी कि लोअर मेंटल। ठीक है, या निम्न मेंटल भी अपन कई बार इसको बोल देते हैं। ठीक है, निचला या निम्न, ठीक है, मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद में कोर को भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर कोर, ठीक है, और लोअर कोर। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, और ऑप्शन दे रहा है लिथोस्फीयर। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं एक तो ऊपरी क्रस्ट की, एक अपन बात कर रहे होंगे लोअर क्रस्ट की। किसकी बात कर रहे होंगे, लोअर क्रस्ट की। जब अपन बात कर रहे होते हैं किसकी, ऊपरी क्रस्ट की और लोअर क्रस्ट की और ऊपरी मेंटल की। किसकी, ऊपरी मेंटल की। ये तीनों पार्ट जो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना, तीनों पार्ट्स को अपन बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो ए, ठीक है, इसको यानी कि ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, क्रस्ट के दोनों भाग, ऊपरी क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेंटल का ऊपरी भाग, मेरे प्यारे बच्चे, मेंटल का ऊपरी भाग तो जो है वो किस में आ गया, लिथोस्फीयर में आ गया। किस में आ गया, लिथोस्फीयर में आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। और निचला मेंटल, आगे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे निचले मेंटल की, तो निचले मेंटल को क्या बोलते हैं अपन, एस्थोनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, यानी कि दुर्बलता मंडल। हिंदी में इसको बोल रहे होंगे दुर्बलता मंडल, इसको बोल रहे होंगे दुर्बलता मंडल, एस्थोनोस्फीयर को। जब लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो इसको हिंदी में अपन बोल रहे होंगे स्थल मंडल,
क्या बोल रहे होंगे, स्थलमंडल बोल रहे होंगे। आगे यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है बेरोस्फियर का मतलब क्या होता है। बेरोस्फियर से पहले हम समझ लेते हैं मेजोस्फियर, क्या समझ लेते हैं, मेजोस्फियर। तो जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल के नीचे जो है ऊपरी मेंटल, जब हम अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की बात करते हैं तो ये तो कौन सा हो गया, स्थलमंडल या लिथोस्फियर। निचली मेंटल वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एस्टोनेस्फियर। और जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, अपर कोर की, किसकी बात कर रहे होंगे, अपर कोर की बात कर रहे होंगे, या हम किसकी बात कर रहे होंगे, अपर कोर की, और उसका कुछ पार्ट जो है वो आ रहा होगा निचला मेंटल, कौन सा आ रहा होगा, निचला मेंटल, इसको अपन बोल रहे होंगे मेजोस्फियर या मध्य मंडल, क्या बोल रहे होंगे, मध्य मंडल। अब लास्ट पार्ट एक बच गया मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, बेरोस्फियर, किसको किसको बोलते हैं, तो बेरोस्फियर किसको बोलते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं कोर की, ठीक है, तो लोअर कोर यानी कि सबसे कोर का नीचे नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये कंप्लीट ये वाला पार्ट, और इसका कुछ पार्ट कौन सा, अपर कोर वाला, कौन सा, अपर कोर वाला, इसको अपन बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे इसको, बेरास्फियर, क्या बोल रहे होंगे, बेरास्फियर। तो आप याद रखना, सबसे पहले वाला पार्ट यानी कि क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया, क्रस्ट, ठीक है, उसके बाद में ये वाला पार्ट कौन सा होगा, क्रस्ट, और ऊपरी मेंटल तक का जो पार्ट हो गया वो होगा लिथोस्फियर, ठीक है, निचला मेंटल वाला पार्ट जो होगा वो होगा एस्टोनोस्फियर यानी कि दुर्बलता मंडल। उसके बाद मेजोस्फियर होगा, वो जो है लोअर मेंटल वाला पार्ट होगा। इसके अलावा अपर कोर का कुछ पार्ट इसमें आएगा, उसको हम बोल रहे होंगे मेजोस्फियर, ठीक है, और उसके बाद में बेरोस्फियर हम बोल रहे होंगे इनर कोर को, किसको बोल रहे होंगे, इनर कोर को, यानी कि पृथ्वी के नीचे वाला इस वाले पार्ट को बोल रहे होंगे, ठीक है, इनर कोर, क्या, इनर कोर वाला, और कुछ पार्ट ये, इसको हम बोल रहे होंगे क्या, बेरोस्फियर। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके अन्य कंसेप्ट भी जो है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसका, इस क्वेश्चन का जवाब जो है मैक्सिमम स्टूडेंट यदि जिनकी जीके जीएस में थोड़ी सी भी, थोड़ा बेसिक भी है, वो भी इसको डील कर सकते हैं। देखो एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हिमालय माउंटेन रेंज में आती है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी आती है मेरे प्यारे बच्चे, माउंट एवरेस्ट। जब हम बात करते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, वो है तो केटू काराकोरम, कौन सी आती है, काराकोरम। तो इसका मतलब जो है प्लेट्यू जो है वो इनके आसपास होना चाहिए। कई बार हमने स्ट्रक्चर बात किया, ठीक है, जैसे मान लो जो है माउंटेन, माउंटेन की नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, प्लेट्यू। माउंटेन के बाद में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्लेट्यू। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि मान लो माउंटेन जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, माउंटेन की हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं प्लेट्यू भी है वो भी क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। प्लेट्यू भी है वो भी क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, प्लेट्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो वो भी, उसकी भी हाइट बहुत ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो है आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हो क्या, ठीक है, कि भाई सबसे ऊंचा प्लेनेट, तो इसका मतलब ये है कि मान लो माउंटेन बहुत बड़ा है, तो प्लेट्यू भी कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊंचा होगा, इसकी भी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये किसके आसपास हो सकता है, कि ये सर ये तो जो है हिमालयन माउंटेन रेंज के आसपास होना चाहिए, किसके आसपास होना चाहिए, हिमालयन माउंटेन रेंज के आसपास। तो इसमें से ऐसा कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो हिमालयन माउंटेन के पास में है, वो है तिब्बत का पठार। कौन सा है, तिब्बत का पठार। तो अब जब हम बात कर रहे होंगे तिब्बत के पठार की, तो हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, इसके आगे जो है एक आता है कुनलुन सान, चाइना का आता है कौन सा, कुनलुन सान। इन दोनों के बीच में जो है एक माउंटेन पीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में जो है एक प्लेट्यू है, क्या है, एक प्लेट्यू है, उसे हम क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तिब्बत का पठार बोलते हैं। इसे विश्व की, संसार की छत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संसार की छत, विश्व की छत भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना होगा ये लगभग लगभग जो है ये 4500 मीटर के आसपास है। इसकी हाइट जो होगी, तिब्बत के पठार की जो हाइट होगी वो लगभग कितनी होगी, वो 4500, कितनी होगी, 4500 होगी। अब हम थोड़ा डिटेल, थोड़ी बात कर लेते हैं पूर्वी अफ्रीकी पठार की। किसकी बात करते हैं, पूर्वी अफ्रीकी पठार की बात करते हैं। और पूर्वी अफ्रीकी पठार में जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसकी, मान लो केन्या वाला एरिया, केन्या, केन्या के बाद में जब हम बात करते हैं तंजानिया की, तंजानिया, केन्या, तंजानिया, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे युगांडा की, किसकी बात कर रहे होंगे, युगांडा की, ठीक है। तो केन्या, तंजानिया और युगांडा, यहाँ पर एक प्लेट्यू पाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू। क्या पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीकन पठार, पूर्वी अफ्रीका
पठार यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, तिब्बत का पठार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे पश्चिमी पठार की। किसकी बात कर रहे होंगे? पश्चिमी पठार की। मेरे प्यारे बच्चे, जो पश्चिमी पठार जो होगा, ठीक है, पश्चिमी पठार जो होगा होगा इसको हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं? ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू भी हम इसको सामान्यतः क्या बोल देते हैं? ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन सिल्ड भी अपन इसको बोल देते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे दक्कन पठार की। किसकी बात कर रहे होंगे? दक्कन पठार की। दक्कन पठार की जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट है, लगभग 600। कितनी है? 600 मीटर है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हाइट में ये हो नहीं सकता। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आगे ध्यान देना। ठीक है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखना। ठीक है, मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो है इसको इंग्लिश में याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील, उसको क्या जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें है लानोस। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? लानोस। जब मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन लानोस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लानोस की बात करते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वेनेजुएला और कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का ये वाला पार्ट यानी कि वेनेजुएला। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला। और ये वाला पार्ट है कोलंबिया। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये पहले कोलंबिया, उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे किसकी? वेनेजुएला की। किसकी बात कर रहे होंगे? वेनेजुएला की। मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? लानोस। क्या बोलेंगे? लानोस इसको हम बोल रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे सवाना, एक मिनट, सवाना को अपन होल्ड पर रख लेते हैं। सबसे पहले जब हम लानोस की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये कोलंबिया और वेनेजुएला। कोलंबिया और वेनेजुएला कौन से महाद्वीप? ठीक है, महाद्वीप कौन सा आएगा? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में सवाना को होल्ड पर कर लेते हैं। अभी इसकी बात कर रहे होंगे पहले दक्षिण अमेरिका के सारे ये घास के मैदान, जो जो ऑप्शन दिया हुआ है लानोस, कंपोस और पंपास, ये सारे के सारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान है। किसके मैदान है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। जब हम कंपोस्ट की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे? कंपोस्ट की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कोलंबिया, वेनेजुएला, उसके बाद गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट आ जाता है ये आ जाता है ब्राजील का। किसका आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आ जाता है ब्राजील का पार्ट आ जाता है। और ब्राजील में जो यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। कुल मिलाकर आपको इतना से याद रखना कि ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील में जो घास के मैदान होंगे उनको क्या बोल रहे होंगे अपन? उनको बोल रहे होंगे अपन कंपोस्ट बोल रहे होंगे। ठीक है, कंपोस्ट बोल रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है, हम बात कर रहे होंगे किसकी? पंपास की। किसकी बात कर रहे होंगे? पंपास की। ठीक है, तो पंपास की बात कर रहे होंगे। ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? ये उरुग्वे का है। मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका है? ये वाला पार्ट उरुग्वे का है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट यहाँ से लेकर ये दक्षिण अमेरिका में चिली का पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट किसका है? ये वाला पार्ट जो है अर्जेंटीना का है। किसका है? ये अर्जेंटीना का पार्ट है। ठीक है, जब अपन अर्जेंटीना, कहाँ पर? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना और उरुग्वे की बात कर रहे होते हैं, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? पंपास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चे? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो हम ब्राजील की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ब्राजील के जो घास स्थल है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। जब पंपास की बात करते हैं, अब क्वेश्चन मान लो चेंज कर देता। ठीक है, क्वेश्चन भाई मैं अभी बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यूज की जो क्वेश्चन हो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेंड सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं? ये ट्रेंड सेट करते हैं। इसका मतलब है इससे रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप के नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उरुग्वे और अर्जेंटीना
क्या, उरुग्वे और अर्जेंटीना, यहाँ के जो उपजाऊ घास के मैदान होते हैं, फर्टिलाइज्ड जो ग्रास लैंड है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोल रहे होते हैं, उनको अपन बोल रहे होते हैं पंपास। क्या बोल रहे होते हैं, पंपास। मेरे प्यारे बच्चे कई बार क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि कोलंबिया और वेनेजुएला के, क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया और वेनेजुएला के जो घास के मैदान है उनको क्या बोल रहे होंगे, लानोस। अब हमने ऑप्शन नंबर बी सवाना, ठीक है, इसको होल्ड पर रखा था। जब हम सवाना की बात करते हैं तो सवाना जो है ये कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम सूडान की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, सूडान की बात करते हैं, जब हम केन्या वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक एक काफी लंबा बड़ा एरिया है, वो सवाना घास के मैदान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, सवाना घास के मैदान बोलते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे विश्व के प्रमुख घास के मैदान ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और मैप के थ्रू इसको समझना बहुत आसान होता है। तो आप इसको एटलस की सहायता से, ठीक है, या वर्ल्ड मैप मैप के माध्यम से जो है इसको समझने की प्रयास कीजिए। कोलंबिया और वेनेजुएला में जो घास का मैदान है वो कौन सा है, लानोस है, ठीक है। ब्राजील में जो है घास के मैदान पाए जाएंगे वो कौन सा है, उसको अपन कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा उरुग्वे और अर्जेंटीना में जो है जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं, सवाना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे आप, क्वेश्चन है प्रेरीज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, प्रेरीज घास का मैदान जो है वो कहाँ पाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रेरीज घास के मैदान, क्या, प्रेरीज घास का मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका पहले वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिटेशन हॉल। मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मतलब ऐसा आर्किटेक्चर बताओ, ऐसी वास्तुकला बताओ जो बौद्ध धर्म में है और उस हॉल का उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मेडिटेशन के लिए, ठीक है। एंड पैलेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स, यानी कि मॉन्क्स जो है वो क्या, वो रेजिडेंस के रूप में काम में लेते हैं। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल ऐसा है जो ध्यान कक्ष के रूप में और भिक्षुओं के रहने का स्थान है, भिक्षुओं के रहने का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है विहार। क्या है, विहार। तो मेरे प्यारे बच्चे जब हम विहार की बात करते हैं तो इसका ऐसा कुछ ऐसा आर्किटेक्चर आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विहार जो है ये कैसा स्ट्रक्चर आता है, ये एक ओपन होल होता है और उसके चारों तरफ क्या बने होते हैं, रूम बने होते हैं। ओपन होल होता है और चारों तरफ इसके क्या बने होते हैं, रूम बने होते हैं। और ये जो है इसका क्या है, गेट है, ये क्या है, गेट है। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको विहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विहार। यानी कि बौद्ध वास्तुकला की बात करें, वो बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, विहार। कुल मिलाकर ये एक ओपन होल होता है, खुला हुआ होल होता है जिसके चारों तरफ क्या बना होता है, ठीक है, रूम्स। आज के समय के हिसाब से आप ये बोल दो कि चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर जो बौद्ध, ठीक है, या हम विहार को क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चे ये शब्द ठीक है, ठीक है, आप इसको याद, विहार को क्या याद रखोगे, मोनेस्ट्री, ठीक है, क्या याद रखोगे, मोनेस्ट्री, ठीक है। विहार को क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, मॉन्क जो होते हैं, तो मोनेस्ट्री में मॉन्क जो है वो क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, मेडिटेशन, क्या करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं। इसके अलावा वो वहां रहने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको इतना सा याद रखना है कि जो विहार है इसका संबंध कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये बौद्धों की वास्तुकला है, ठीक है। ओपन होल यानी कि बाहर ओपन ग्राउंड के रूप में होती है, चारों तरफ जो है क्या बने होते हैं, कमरे बने हुए होते हैं। और वहां पर जो है बौद्ध भिक्षु यानी कि मॉन्क जो है वो क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन के अलावा वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वहां पर रहते हैं। उनका निवास स्थान यानी कि रेजिडेंस के रूप में होता है। किस रूप में होता है, रेजिडेंस के रूप में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विहार। आगे नेक्स्ट एक पॉइंट दिया हुआ है, स्तूप। क्या दिया हुआ है, स्तूप। जब हम स्तूप की बात करते हैं तो स्तूप का कुछ ऐसा, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम हर्मिका बोलते हैं। और ये जो है ये बौद्ध स्तूप की संरचना है। किसकी संरचना है, ये स्तूपों की संरचना है। कुल मिलाकर, ठीक है, उल्टे कटोरे के आकार का हो गया। कैसा हो गया, उल्टे कटोरे कटोरे के आकार का हो गया, अर्धचंद्राकार भाग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बुद्ध, ठीक है, जब हम स्तूप की बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, स्तूप को बारे में सुना होगा, ठीक है। तो स्तूप की बात करते हैं तो स्तूप क्या होता है, स्तूप या तो बुद्ध, ठीक है, स्तूप की
जब हम स्तूप की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बुद्ध या बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायियों, किसकी? बुद्ध के जो अनुयायी थे, या तो बुद्ध हो गए या बुद्ध के अनुयायी, इनका कोई भी जो इनकी कोई भी वस्तु, उनकी कोई भी वस्तु, जैसे शुरू में जो है, जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद में जो है जहां गौतम बुद्ध के नाखून थे, बाल थे, तो उनको जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्तूप में क्या कर दिया गया, रख दिया गया, यानी कि वर्तमान समय में जो है इसी को क्या मान लिया जाता है, बौद्ध स्तूप, और इसी की पूजा होती है, इसी की क्या होती है, पूजा होती है। तो स्तूप एक अलग संरचना है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे चैत्य ग्रह, क्या कर रहे होंगे, चैत्य ग्रह। मेरे प्यारे बच्चे, जब चैत्य ग्रहों की बात करते हैं तो चैत्य ग्रह जो है एक ऐसा, मतलब कुल मिलाकर एक होल होता है। ये क्या होता है, होल होता है, जहां सार्वजनिक सभा क्या होती है वहां पर, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये भी वास्तुकला है, जहां पर सार्वजनिक प्रार्थना की जाती है, क्या की जाती है, सार्वजनिक प्रार्थना के लिए काम में आता है, या सार्वजनिक सभा के रूप में भी ये काम आता है। तो ये चैत्य, जब चैत्य दिमाग में आएगा तो चैत्य क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको दिमाग में क्या रहना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से जो प्रार्थना करते थे, यानी कि बहुत बड़ा होगा इसका मतलब, ठीक है, ये ओपन होगा, स्तंभों पर टिका हुआ होगा ये, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चैत्य। तो उम्मीद है आपको एक क्लास पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। विहार का मतलब क्या है कि विहार में बौद्ध भिक्षु जो थे, मोंक जो थे, वो रहते थे, क्या करते थे, रहते थे, तो वहीं पर मेडिटेशन करते थे, वहीं पर स्टडी करते हैं। कुल मिलाकर आपका हॉस्टल, और आपका हॉस्टल जो है उसी मोंक क्या बोल रहे होंगे, मोंक उसको बोल रहे होंगे क्या, विहार बोल रहे होंगे। स्तूप यानी कि कुल मिलाकर जो मंदिर को होता है, ठीक है, मंदिर, वो बौद्ध धर्म में जो है उस कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, उसको स्तूप बोलते थे। चैत्य की वजह बात करें, किसकी बात करें, चैत्य की बात करें, तो ये एक सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने का एक बड़ा सभागार होता था, उसको हम बोलते थे चैत्य। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं पित्रादुरा, ठीक है। देखो ये सारी जो है ये बौद्ध स्थापत्य कला से संबंधित चीजें थी, ठीक है, ये तीनों जो है बौद्ध। जब हम बात करते हैं मुगल काल में जो है, जब हम बात कर रहे होंगे इस्लाम, इस्लाम की स्थापत्य कला की, तो इस्लाम इस्लाम की स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण अंग आता है पित्रादुरा, क्या आता है, पित्रादुरा, जिसमें पत्थर के ऊपर, किसके ऊपर, पत्थर की दीवारों के ऊपर नक्काशी की जाती है, क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है, उसके ऊपर कांच लगाया जाता है। कुल मिलाकर पत्थर की दीवारों के ऊपर क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। तो ये तकनीक जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पित्रादुरा। मेरे प्यारे बच्चे आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो पित्रादुरा जो है इसका संबंध किससे है, किससे है, इस्लामिक स्थापत्य कला से, किससे है, इस्लामिक स्थापत्य कला से इसका संबंध है, ठीक है। और ये जो है क्या, पत्थर की दीवारों पर क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है, क्या की जाती है, नक्काशी। ये कला जो है ये कहाँ से आई थी, ये इटली से आई थी। इटली से जो है ये कहाँ पर, जब मुगल भारत में शासन कर रहे थे, मुगलकालीन भारत में ये तकनीक पहुंची, मुगलकालीन भारत में ये तकनीक पहुंच रही है, ठीक है। और इसको लेकर कौन आया, इसको लेकर आया रहा था शाहजहां। कौन लेके आया था, शाहजहां लेके आया था, किसको, पित्रादुरा तकनीक को, किसको लेके आया था, पित्रादुरा तकनीक को, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम स्तूप की, अभी अभी हम स्तूप की संरचना समझ चुके हैं, तो स्तूप की संरचना से संबंधित कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब स्तूप के चारों ओर दीवार होती है उसे हम कहते हैं वेदिका, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वेदिका बोलते हैं, ठीक है। स्तूप के ऊपर, यानी कि जब ये स्तूप है, क्या है ये स्तूप है, इसके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, ठीक है। स्तूप के चारों तरफ क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वेदिका, क्या बोलते हैं, वेदिका। और स्तूप के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं छत्र, क्या बोलते हैं, छत्र। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे होंगे, हर्मिका। पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं हर्मिका। और ये तीन जो है यहाँ पर जो है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको छत्र बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, छत्र। और ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी इसको हम बोल रहे होंगे वेदिका, क्या बोल रहे होंगे, वेदिका। तो हर्मिका उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, छत्र भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, वेदिका बौद्ध धर्म से। तो विमान, ठीक है। तो स्तूप की संरचना से संबंधित कौन नहीं है, विमान, ठीक है, क्या नहीं है, विमान। विमान का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पिरामिड नुमा कोई स्ट्रक्चर होगा उसमें पाया जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाजनपद काल से, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यानी कि राजगृह वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द विच महाजनपदा। ऑप्शन फर्स्ट है अवंती, कौशल, ठीक है, कुरु और मगध। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी,
ठीक है, अवंती की, किसकी बात कर रहे होंगे, तो अवंती की। ये सारे के सारे जो है ये महाजनपद कालीन, महाजनपद, ये किसके नाम है, ये महाजनपदों के नाम है। किसके नाम है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना होगा, जब हम अवंती की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, कुरु की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, तो ये 16 महाजनपदों में से है। किसमें, महाजनपद टोटल कितने थे, इनकी संख्या थी 16, महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। तो उसमें से यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है अवंती, किसका नाम है, अवंती। तो अवंती जो है वो कहाँ पर है, अवंती जो होगा वो कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे, वो आज के मध्य प्रदेश या मालवा का जो पठार है वहां पर जो है अवंती थी। और अवंती की जब हम किसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल उज्जैनी थी, जिसको आज हम क्या बोल देते हैं, उज्जैन बोलते हैं। ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी, क्या थी, उज्जैनी। तो याद रखना, महाजनपद, महाजनपद कालीन शहर या महाजनपद कितने थे, 16 थे। उसमें से अवंती जो है वो कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश में थी। और मध्य प्रदेश में जो है एक सी राजधानी क्या थी, उज्जैनी, क्या थी, उज्जैनी। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कौशल। ठीक है, कौशल, तो ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में है। कौशल महाजनपद कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, हम कई बार बोल देते हैं भगवान श्री राम के लिए बोल देते हैं कौशल नरेश। ठीक है, तो इसका मतलब जो है अयोध्या, क्या, जब हम अयोध्या की बात कर रहे होंगे तो अयोध्या जो है वो, ठीक है, कौन से महाजनपद में आता था, वो आता था कौशल में। किस में आता था, कौशल महाजनपद में आता था। ठीक है, और कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कुरु की। ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे, कुरु की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसका मतलब ये कहाँ पर पड़ रहा है, ये हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र आपने नाम सुना होगा, हस्तिनापुर। ठीक है, इसकी कैपिटल जो होगी, ठीक है, इसकी कैपिटल जो होगी, कुरु की कैपिटल जो होगी, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, हस्तिनापुर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हस्तिनापुर, इसका नाम क्या है, हस्तिनापुर। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। कहाँ पर है, आज के हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, आज के हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मगध की। किसकी बात कर रहे होंगे, मगध की बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। मगध की आरंभिक राजधानी क्या, मगध की प्रारंभिक, मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, राजगृह। कौन सी थी, राजगृह। उसके बाद में जो है, उसके बाद में जो मगध की राजधानी जो है वो किसको बना दिया गया, बाद में इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ पर है, बिहार में है। मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पर है, बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, मगध। क्वेश्चन क्या था, राजगृह किस महाजनपद काल की प्रथम राजधानी थी, इसका मतलब जो है, ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, राजगृह। कौन सी थी, राजगृह, वो भी बिहार में थी। उसके बाद में जो है कौन सी बन जाती है, पाटलिपुत्र। कौन सी बन जाती है, पाटलिपुत्र। राजगृह को कई बार जो है राजगीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजगीर भी। तो कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, मेरे प्यारे बच्चे सेट 8 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1100, ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो ध्यान देना, पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किसने किया था, मोहम्मद गोरी ने। किसने किया था, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जो है, ठीक है, पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं विजयनगर साम्राज्य, ये एक बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा, आजकल क्या होता है कि जब हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो वो मेनली जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो दक्षिण भारत से किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से किए जाते हैं, दक्षिण भारत से किया जाता है। तो जब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब विजयनगर साम्राज्य वाला ये वाला पार्ट था, विजयनगर साम्राज्य, इसको क्या बोलते थे, यानी कि दक्षिण भारत में यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या था, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। जब हम बात करते हैं 1636 तो इस समय जो है, ठीक है, इस समय क्या हो गया था, एक व्यक्ति थे हरियर, क्या नाम था, हरियर, प्लस एक एक व्यक्ति थे बुक्का। क्या नाम था, बुक्का। मुक्का याद मत रख लेना, हरिहर याद रखना। ठीक है, बुक्का और हरियर। ठीक है, बुक्का और हरियर। ठीक है, इन दोनों ने जो है, ये माना माना गया है कि इन दोनों ने जो है विजयनगर शहर की या विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। ये डेट याद रखना। ठीक है, और इसी समय जब, ठीक है, इसी समय जो है दिल्ली में जो शासक कौन था, ठीक है, इसी समय दिल्ली में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोनों को, ठीक है, दोनों को जो है
और बाद में जो है इसने क्या किया था, मदुरै वगैरह में थे यहाँ पर जो है शासन, यहाँ पर जो लड़ाइयाँ की थी, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने। किसने किया था, हरिहर बुक्का ने। मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पुष्टि मार्ग। क्या, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पुष्टि मार्ग की, किसकी बात कर रहे होंगे, पुष्टि मार्ग की बात कर रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिए ना, तो जब जब हम कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास जी जो है ये तो क्या थे भाई, ये तो एक कवि थे, संत थे, संत या कवि थे। और इन्होंने जो है निर्गुण भक्ति धारा, कौन सी, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण नहीं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा में होता यह क्या है कि निर्गुण यानी कि ईश्वर का कोई गुण नहीं होता, ईश्वर का कोई रंग रूप, यानी कि ईश्वर को जो है हम क्या नहीं कर सकते, ईश्वर की आकृति नहीं बना सकते, चित्र नहीं बना सकते कि ईश्वर ऐसा दिखता है। तो वो भक्ति धारा कौन सी थी, निर्गुण। तो इन्होंने जो है निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति को क्या किया था, समर्थन किया था, या इसको आगे बढ़ा रहे थे कबीरदास जी। जब हम वल्लभाचार्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वल्लभाचार्य की बात करते हैं, तो वल्लभाचार्य जो है ये पुष्टि मार्ग है, कौन सा मार्ग, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो हमारे जो है यहाँ पर 4 मठों की स्थापना, क्या, जब 4 मठों की स्थापना की बात होती है तो चारों मठों की स्थापना किसने किया था, शंकराचार्य ने। इसके अलावा आप शंकराचार्य के लिए एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, जब एकेश्वरवाद की बात करते थे, ये किसकी बात करते थे, एकेश्वरवाद की बात करते थे, ये बात करते थे अद्वैतवाद की, किसकी बात करते थे, अद्वैत वाद की बात करते थे शंकराचार्य का। ठीक है, तो शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, 4 मठों की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, और इसके अलावा इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था अद्वैतवाद का, किसका, अद्वैतवाद का। जब हम बात कर रहे होंगे रामानुज का, किसकी बात कर रहे होंगे, रामानुज की, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, विशिष्टता, विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है, तो रामानुज के लिए आप याद रखना कि इन्होंने सपोर्ट किसको किया था, विशिष्टता द्वैतवाद का। ठीक है, किसका किया था, विशिष्टता द्वैतवाद का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पुष्टि मार्ग की बात की थी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। कौन सा हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपन बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, किसकी बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, तो भक्ति आंदोलन में ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, बौद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध जैन, इसके अलावा भक्ति आंदोलन जो है ये क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक, ठीक है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, आईसीएस, क्या, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना, ठीक है, या उसका जनक किसको माना जाता है। जब हम बात कर रहे होंगे विलियम बेंटिंग को, किसको बात करते हैं, विलियम बेंटिंग को, तो विलियम बेंटिंग जो है इन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, याद रखना है इसको, इनके लिए याद रखना, इन्होंने सती प्रथा को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसलिए सामाजिक सुधारों का जन्म, ठीक है, भारत में, ठीक है, ये याद रखना आप, विलियम बेंटिंग भारत में सामाजिक सुधारों का जनक, ठीक है, किसका जनक, सामाजिक सुधारों का जनक। तो भारत में सामाजिक सुधारों का जनक किनको कहा जाता है, विलियम बेंटिंग को। किसको कहा जाता है, ऑप्शन नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने जो है, इन्होंने शुरू किया था क्या, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, क्या शुरू किया था, इंडियन सिविल सर्विस। इसके अलावा इनके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो है स्थायी बंदोबस्त। तो जब हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, तो स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और डलहौजी को तो आप सब जानते होंगे। जब अपन बात कर रहे होंगे आधुनिक भारत के निर्माता, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आधुनिक, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेलवे, ठीक है, भारत की पहले रेलवे 1853, तो रेलवे की शुरुआत किसके टाइम पर हुई, डलहौजी ने किया। किसने किया था भाई, डलहौजी ने किया था, मुंबई से ठाणे। इसके अलावा जब रेलवे की बात करें, जब संचार की बात करें, जब डाक व्यवस्था की बात करें, किसकी बात करें, डाक व्यवस्था की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी चीज यानी कि संचार के क्षेत्र में काम किसने किया था, परिवहन और संचार के क्षेत्र में, यानी कि परिवहन व संचार के क्षेत्र में, ठीक है, संचार के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था, किसने, डलहौजी ने। इसके अलावा जो है, ठीक है, वुड डिस्पैच,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1854 में एक आया था अपने यहाँ पर, वुड डिस्पेच। यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में पूछा जाता है। यदि एग्जामिनर को, ठीक है, पेपर सेट करने वालों को ये पता चल गया कि वुड डिस्पेच, तो कहीं ना कहीं डलहौजी का दिमाग में नाम आते ही वुड डिस्पेच से क्वेश्चन पूछेगा। वुड डिस्पेच, और वुड डिस्पेच कब आया था? 1854 में। इसे कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का क्या? मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब, मैन आप याद रखना, ड्राफ्ट, प्रारूप याद रखना, ठीक है। तो वुड डिस्पेच यानी कि शिक्षा, आधुनिक शिक्षा यानी कि ब्रिटिश शिक्षा की बात करें तो किसके समय? डलहौजी के समय। रेलवे, संचार, डाक, तार, ये सारी व्यवस्थाएं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? आधुनिक भारत का निर्माता। जोन्स और बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल नहीं रहे, ये इन्होंने कुछ सक्रिय नीतियां, यानी कि सक्रिय, सॉरी, निष्क्रिय नीतियां अपनाई थी। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है, सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आपको शानदार लग रहा होगा, ठीक है। आप पीवाईक्यूज की सारी क्लासों को जरूर लीजिएगा, उन क्लासों को देखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पीवाईक्यूज जो है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो एक है, पर इसके साथ में जो है अन्य, इसके पैरेलल जो है कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है यूट्यूब पर जाके, प्लेलिस्ट पर जाके आप क्लास सर्च करना। ज्योग्राफी मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्लास है, ठीक है, एसएससी फाउंडेशन, जिसमें थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, सेट 10 में। थैंक यू सो मच।